वेलकम बैक टू माई चैनल मिस्टर मेडिकस। तो अब आज की वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम सबको पता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एवरेज टाइम है वो 28 डेज होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले फैक्टर्स देखने के ये जो लाइफ साइकिल है ये किस पे डिपेंड है, ये कौन सी एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आ जाता है हाइपोथैलेमस। ये साइकिल इस हाइपोथैलेमस पर डिपेंडेंट है। उसके बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर डिपेंडेंट है। उसके बाद ये ओवरीज पर डिपेंडेंट है। उसके बाद ये लास्ट पे यूट्रस पे डिपेंडेंट है। अब हाइपोथैलेमस पे कैसे डिपेंडेंट है? हाइपोथैलेमस जो है उसमें आर्क्वेट न्यूक्लियस होता है और प्रो ऑप्टिक या प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है जो कि सिग्नल सेंड करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को कि गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो रिलीज हो। हाइपोथैलेमस कैन काज आर्क्वेट न्यूक्लियस प्लस प्री ऑप्टिक nucleus to stimulate anterior pituitary to produce gonadotropic hormone releasing factor. Gonadotropic hormone releasing factors. अब यह क्या करते हैं? फिर जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है वो हैं ये रिलीज करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम जैसा कि हम सबको पता है कि जो नॉर्मल साइकिल है, जो नॉर्मल पीरियड है वो 28 डेज का होता है और कम से कम जो हो सकता है वो 21 डेज का और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो 35 डेज का हो सकता है। तो कम से कम जो है वो 21 डेज का हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉर्मल है वो 28 है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डेज का। अब जो 21 का डेज होता है, जो 21 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम जो 21 डेज का जो साइकिल होता है उसको हम ओलिगो मेनोरिया भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो 35 डेज का है वो ओली मेनोरिया कहते हैं उसके। अब किसी का भी लाइफ जो पीरियड है, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो कैसे हम पता कर सकते हैं? हमने तो पहले देखना है कि कितनी ड्यूरेशन है उस साइकिल की। हमने टाइम ऑफ ओव्यूलेशन पता करते हैं ना साइकिल से, तो हमने ये पता करना है, हमने जो टोटल है उसमें से -14 कर देना है। नॉर्मल के लिए 14, तो ये हो गया। ओव्यूलेशन कब होगी? अराउंड 13 और 14 डे के आसपास, ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जाम्पल हम 35, अगर किसी का 35 है तो 35 माइनस 14 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 आई थिंक। तो जो फर्टिल ओवुलेशन है वो इधर 21 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होगी, या 20 या 21, ठीक है। उसके बाद जो हार्मोन्स हैं उनका बड़ा रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उनका क्या रोल है? जो फीमेल एस्ट्रोजन है वो प्रोड्यूस ग्रेन्यूल सेल्स हैं, जो थीका सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो की डायग्राम में आपको बताया था कि जो थीका एक्सटर्ना इंटरना है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है? थीका। कौन प्रोड्यूस करता है?
थीका एक्सटर्ना एटर्ना। अब इसका फंक्शन क्या है, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? ये एंडोमेट्रियम को, जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, उसको प्रोलिफरेट करता है और तैयार करता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस के लिए, ठीक है ना। एस्ट्रोजन स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग, इसलिए हम इसको मेसेचुरल साइकिल का प्रोलिफरेटिंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो यूट्रस है वो प्रोलिफरेट हो रही है, क्योंकि वेस्कुलराइजेशन हो रही होती है यूट्रस की, जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस ने जाके ग्रो होना होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। Once estrogen proliferate endometrium, on that time estrogen sends signal to anterior pituitary that lower the signal of follicle stimulating hormone। अब follicle stimulating hormone क्या है, जो कि जो follicles हैं उनको mature कर रहा है ये हार्मोन, ठीक है ना। अब ये फीडबैक नेगेटिव फीडबैक पे डिपेंड कर, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसको फॉलो करता है। राइजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, एस्ट्रोजन का लेवल अगर हाई है तो ये इनहिबिट करेगा एफएसएच के रिलीज को, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर कम हो गया तो जाहिर बात है ये तब भी होगा ना जब ओवुलेट हो गया है, ठीक है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने अपना काम कर दिया है, ओवुलेशन हो गई है, और जो थीका एक्सटर्ना है अब उनको ज़रूरत नहीं है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो वो क्या करेंगे, जो एस्ट्रोजन जो इंक्रीज लेवल पे है वो इनहिबिट कर देगा एफएसएच को। ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पॉजिटिव कब होता है, जब एस्ट्रोजन एफएसएच को इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अबाउट 15 प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ओनली वन जो है वो मेच्योर होता है, और जो बाकी हैं वो एट्रेटिक हो जाते हैं, वो मतलब कि वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू लो लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब एक फॉर एग्जांपल ये 15 फॉलिकल स्टार्ट हुए हैं ग्रो करना, अब इनमें से जो पहले हो गया मैच्योर हो गया उसने ओव्यूलेट हो जाना, अब ये मैच्योर हो गया, और जो जो रिमेनिंग 14 है, ठीक है, ये मैच्योर नहीं हुए। अब इसने मैच्योर होके जल्दी से एवोल्यूट होके इन्फेंटिबुलम में चले जाना, यूट्राइन ट्यूब में चले जाना, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एस्ट्रोजन ने अपना काम कर दिया है, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कैन काज द इनहिबिशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब होगा क्या, जो रिमेनिंग 14 होंगे उनको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलेगा नहीं, और ये जो 14 है ये मेच्योर नहीं हो पाएंगे, और अगर ये मेच्योर नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, ये डीजनरेट हो जाएंगे। इनका कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ इस बहन जी का फ्यूचर है, ठीक है। अब एक और बात, जो ये एट्रेटिक सेल है, हम इनको एट्रैक्टिक सेल भी कहते हैं, जो कि डिजेनरेट हो चुके हैं, ये कंप्लीट करते हैं अपनी फर्स्ट म्योटिक, ये सेकंड म्योटिक डिवीजन भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड म्योटिक डिवीजन तब भी कंप्लीट होगी जब एक मेच्योर ओवम को स्पर्म टच करेगा आकर, तो सेकंड म्योटिक तब कंप्लीट होती है। तो ये तो पहले ही डिजेनरेट हो चुके हैं, इन तक तो वैसे ही नहीं स्पर्म ने पहुंचना, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि एक सर्ज होगा एस्ट्रोजन लेवल का, एक मरतबा डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने के बाद उसने एफएसएच इंक्रीज होने के बाद जो है उसने एफएसएच को डिक्रीज कर दिया, अब सर्ज होगा एस्ट्रोजन का, और ये क्या करेगा कि सडन सर्ज काज करेगा एफएसएच पर, एफएसएच भी इंक्रीज हो जाएगा, और एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच स्टार्ट कर देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की इंक्रीज को,
तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है, जो कि ये इंक्रीज हो रहा है तो एफएसएच इंक्रीज हो रहा है, एफएसएच इंक्रीज हो रहा है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो रहा है। इसमें हमें कभी कहीं भी डिक्रीज नहीं नज़र आ रहा, तो इंक्रीज ही नज़र आ रहा है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जामिनर का कोई दिमाग नहीं होता, तो आपको पूछ सकता है कि भाई बताओ ये चीज़ है, ये बताओ ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। ठीक, अब होता क्या है, ओवुलेशन होती क्या है, थीका जो सेल्स है ना वहाँ पर हमारे, जो हमने ये बनाया था एक सेल सेकेंडरी ओसाइट, ये हमारा सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, ये हमारी ज़ूना पेलुसिडा, ये हमारी थीका इंटरना, और ये है हमारी थीका एक्सटर्ना। अब होता क्या है, जो थीका सेल्स हैं, जो वो एक एंजाइम एक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो लाइजेटिक एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से जो ये लेयर है ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है जब एक सेकेंडरी ओसाइट मैच्योर हो जाता है। तो होता क्या है, होता ये है कि ये मैच्योर ओवन बाहर आ जाता है, और बाहर आकर कहाँ चला जाता है, इनफंडिंगलम में। यहाँ आ जाता है। सॉरी फॉर डायग्राम, जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एक और छोटी सी टर्म मैं आपको करवाना भूल गया हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे अभी अभी जो ओवम है वो बस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ बनी है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। यहाँ से ओवम बाहर आया, ये स्टिग्मा है, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है ना। और ये जो रिमेनिंग है ये कॉर्पस, ये जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम का पहले भी आपको बता दूंगा, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि जो वेस्कुलराइजेशन को काफ़ी हद तक नहीं, प्रॉपरली उसको कंट्रोल में रखता है, ताकि जो प्रोडक्टिव कंसेप्शन है वो अपनी प्लेस पर होल्ड रखे रहे, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम इज टेम्परेरी, यस, कॉर्पस ल्यूटियम इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन ऑर्गन कह सकते हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड और ऑर्गन। अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये तो 10 to 12 डेज तक रहता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, 10 to 12 डेज। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो डिफरेंट पैरामीटर्स है ना, तो इसका जो टाइम है वो 3 to 4 मंथ है, वही 8 वीक। अब क्यों, क्योंकि 4th वीक तक, जो 8 वीक तक है वो प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता, नहीं बनता। अब अगर प्लेसेंटा नहीं बनता तो प्लेसेंटा जो है वो प्रोगेस्टेरोन रिलीज करता है, उसके बाद एचसीजी रिलीज करता है, लेकिन तब तक ये जो कॉर्पस ल्यूटेम ये काम सर अंजाम देता है, ये प्रोगेस्टेरोन फर्दर इंक्रीज करता रहता है, तो वो जो एंडोमेट्रियम है वो वेस्कुलराइज ही रहती है। उसके बाद जब प्लेसेंटा बन जाता है तब जो ये कॉर्पस ल्यूटेम है ये डिजेनरेट हो जाता है, और जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। अब होता क्या है, लाइफ टाइम ऑफ ओवम 48 आवर है, ठीक है। अगर स्पर्म कम नहीं आता तो कॉर्पस ल्यूटियम है वो स्टिल वर्किंग, वो प्रोड्यूस करता है प्रोगेस्टेरोन अबाउट 10 to 12 डेज।
और अगर जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम है जो वो डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होगा कि प्रोगेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, और प्रोगेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो जो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है वो इस्कीमिक स्टेज में आ जाएगी। ठीक है ना। हम इसको एक फ्लो चार्ट में समझते हैं। क्या होगा इफ फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। होगा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जारी बात है ये प्रोगेस्टेरोन को रिलीज कर रहा है एंडोमेट्रियम। 10 to 12 डेज इसकी लाइफ है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसने 10 to 12 डेज देख लेना है कि हाँ भाई नहीं हुई तो ठीक है। अब होगा क्या कि ये स्टार्ट डिक्रीजिंग प्रोगेस्टेरोन। क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज होगा तो एंडोमेट्रियम है जो वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और डिजेनरेट स्टार्ट हो जाएगी एंडोमेट्रियम की। तो जो वेस्कुलराइजेशन होगी, जो टिश्यू या जो सोर्स सेल होंगे वो ब्लीड करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। द बिग एरिया, हम बस समझते हैं, द बिग एरिया ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस become necrotic। डाइज और डिजेनरेट। ठीक है ना। और क्या होगा, एंडोमेट्रियम फ्लश अवे हो जाएगी। दी वेसल जो है, जो वेसल्स हैं विच आर क्लोज ड्यू टू प्रोगेस्टेरोन डिक्रीजिंग लेवल विच काज ब्लड वेसल्स टू ओपन एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। जो ब्लड आता है, जो जिसे हम मेंसेस भी कहते हैं, तो वो जो ब्लड आ रहा होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, काज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इफ फर्टिलाइजेशन हैपन, होगा क्या, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जिसको हम जाइगोट कहते हैं वो जाके एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा, अपना बॉन्ड या जो भी बनाना स्टार्ट कर देगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम को किसी ने तो यार मैसेज भेजना है कि भाई कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। यारी बात है, उसको तो पता लगेगा ना। तो वो कैसे पता लगेगा, कि कुछ केमिकल्स ही होंगे या कुछ हार्मोन होंगे जो उसको एक मैसेज देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एंडोमेट्रियम वाल के सब जाके अटैच हो गया है। तो आपने भाईजान 10-12 दिन न्यूज आने, आपने 3 से 4 मंथ हमारे साथ ही रहना है जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता। तो वो केमिकल मैसेंजर या केमिकल हार्मोन कौन से हैं, तो वो केमिकल हार्मोन है HCG, जिसको हम एज ए अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। इससे हम अपनी अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन क्रोनाइक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के दौरान काम कर रहा है तो उसका नाम खाली कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा, उसको हम कह देंगे कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से पहले वो खाली कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है। होता क्या है, जब
प्लेसेंटा बन जाता है तो ज़ाहिर बात है प्लेसेंटा एक बैरियर है बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड। तब तक जो न्यूट्रिशन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन या जो उनकी ग्रोथ को न्यूट्रिशन करनी होती है वो एस्ट्रोजन लेवल ही कर रहा होता है। वो जो एस्ट्रोजन लेवल है वो कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है। और जब प्लेसेंटा बन जाता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट हो जाता है, तो उसकी जगह पे प्लेसेंटा संभाल लेता है। और मतलब कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता रहता है बाय प्लेसेंटा, ठीक ना। तो HCG perform three functions. HCG performs और एक जब मैं पढ़ रहा था तो ये मेरे आई एम लाफिंग, क्योंकि अक्सर मैं फैमिली के साथ कभी कभी बैठकर ड्रामे देखता हूँ, तो उसमें यही होता है कि जब कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको उल्टियाँ आती हैं, तो वो फर्स्ट साइन ऑफ एक प्रेग्नेंट है वुमन, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका साइन, इसका फंक्शन ये है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, उसको मैसेज देता है कि भाईजान 3 to 4 मंथ हमने आपके साथ रहना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। तो इसका जो पहला फंक्शन है वो ये है कि मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो बेबी कभी भी नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम वेस्कुलराइज नहीं हो पाएगी, जो शेड वे हो जाएगी, जो वेस्कुलराइजेशन जो एंडोमेट्रियम वो शेड वे हो जाएगी। तो मेन कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत बड़ा रोल है प्रेगनेंसी में, ठीक है ना। जो दूसरा फंक्शन है जो कि मैंने पहले बताया कि डिग्री ऑफ नाइजा, उल्टी आती नहीं है, ये बस बहाने हैं। नाइजा फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग हम इसे कह सकते हैं, आ भी जाती है। और जो थर्ड है वो पहले ही बता चुका हूँ कि हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट लाइन ऑफ टेस्ट है जो कि यूज होता है, हम ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें एससीजी का लेवल होता है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है। एससीजी टेस्ट भी कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, और इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन पर आएंगे। फर्टिलाइजेशन आने के बाद हम देखेंगे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जाइगोट के साथ ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है ना। उसके बाद एक 4 स्टेज सेल बनता है जाइगोट, 16 स्टेज, 8 स्टेज, फिर इसके बाद एक प्रॉपर जो मास बनता है वो, फिर वो जाकर यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होता है एंडोमेट्रियम पे। और ये सारा हम फर्दर फर्टिलाइजेशन की वीडियो में करेंगे, और इंशाल्लाह फर्दर हम इसकी स्टडी करेंगे। कोशिश होगी कि मैं जो 8 वीक तक है, जब तक प्लेसेंटा बन जाता है तब तक की वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, आज मैंने ये 2 वीडियोस बना चुका हूँ, एक तो आई थिंक 40 मिनट्स की थी, तो ये सब मिनट में आपके लिए कर रहा हूँ। मैंने चाहा कि मैं रिपीट कर लूँ तो आपको भी मैं ये जो मोटा मोटा रिव्यू है ये दे दूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में हमें